नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक सवाल आप लोगों का रहा है कॉमन कि क्या अगर हम लोग लोन लेते हैं या जिस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन है तो वो वाली प्रॉपर्टी क्या सेफ़ होगी अगर हम अनऑथराइज्ड लोकेशंस पर जाते हैं तो। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि दिल्ली एनसीआर में मैक्सिमम रीजन्स वो है जहाँ पर अनऑथराइज्ड लोकेशंस ज़्यादा हैं। केवल दिल्ली एनसीआर की बात ना करूं, मैं पूरे हिंदुस्तान की भी अगर मैं बात करता हूं तो जो अनऑथराइज्ड लोकेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, जिन पर ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। तो हर जगह तो टूट फूट नहीं होती, बट मैंने बताया है कि किस तरीके की ज़मीनों पर ज़्यादातर टूट फूट हो सकती है या होती है, जिसकी वजह से आप इन्वेस्टमेंट करने से बचा सकते हैं अपने आप को और अपने घर के पैसे को, ताकि आपके घर में आर्थिक स्थिति कभी भी ख़राब ना रहे। तो दोस्तों, उसी सिलसिले में जो आपका सवाल है कि लोन अगर होता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर तो क्या वो सेफ़ रहेगा, आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कहीं ना कहीं वो सॉल्यूशन मिल जाएगा कि हमें लोन वाली प्रॉपर्टी को परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए बढ़ाते हैं इस वीडियो को और जानने की कोशिश करते हैं। एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, ताकि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप भी अपने नज़दीकी लोगों को या नेबर्स को या फिर किसी को भी जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है अनऑथराइज लोकेशन पर, या फिर आपको गाइड कर रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप उसको बता सकें और ख़ुद भी अमल कर सकें उन पॉइंट्स के ऊपर। जब भी दोस्तों हम लोन करवाते हैं तो लोन दो तरीके से होता है। एक होता है कि गवर्नमेंट जो नेशनलाइज्ड बैंक है उनके थ्रू होता है, कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं आरबीआई के अंडर कहीं ना कहीं उसकी देख रेख की जाती है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गए, एचडीएफसी हो गए। तो ये सब तो हो गई बैंकिंग कैटेगरीज के अंदर। तो अगर आप लोगों की प्रॉपर्टी जहाँ पर भी आप परचेस करना चाह रहे हैं उस प्रॉपर्टी पे लोन नेशनलाइज्ड बैंक से होता है, तो आपको किसी भी बात का चिंता नहीं करना है। आप वहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट उन लोकेशंस के ऊपर कर सकते हैं। किसी भी तरीके की अगर इन्वेस्टमेंट आती है, चाहे वो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट आती है, चाहे वो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट आती है, और वहाँ पर एसबीआई बैंक हो या फिर पंजाब नेशनल बैंक हो या इलाहाबाद बैंक हो, इस तरीके के बैंक्स अगर आते हैं तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि नेशनलाइज्ड बैंक जब भी लोन देता है वो उन प्रॉपर्टीज़ पर देता है जो कि सरकार के द्वारा ऑथराइज्ड कैटेगरीज में हो या फिर सरकार की तरफ से सेफ कैटेगरीज में आती हो। अब बात कर लेते हैं कि क्या प्राइवेट बैंक भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जान लेना है कि कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं, जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, या फिर आईडीएफसी हो गया। तो इस तरीके के जो बैंक्स हैं, ये जब अगर किसी लोकेशन पर जाते हैं, ये ज़्यादातर कंस्ट्रक्शंस के ऊपर आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। अब ज़मीन के ऊपर, यानी मुझे जड़ से मकान बनाना है बट जड़ अभी ले रहा हूँ, यानी खाली ज़मीन ले रहा हूँ, तो अगर आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक उस पर लोन कर रहा है तो वो अपने थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन ज़रूर करवाती है। तो आप वहाँ पर भी उस तरीके की ज़मीनों को ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें चेन देखा जाता है, पीछे से किस किस को सेल आउट किया गया, उन सभी के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें बैंक आपके बिहाफ पर कर देता है और आप बेफिक्र होकर उन लोकेशंस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन औचित्य इस वजह से था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि नेशनलाइज्ड बैंक और प्राइवेट बैंकिंग के अलावा भी एक और बैंकिंग सेक्टर उभर कर आया है पिछले 5-6 सालों के अंदर, और मे भी उससे ज़्यादा। पिछले 10 सालों से इंडिया बुल्स भी काम कर रही है। मैं उन बैंकों की बात कर रहा हूँ जो बैंक एनबीएफसी कैटेगरीज में आते हैं, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब ये उस तरीके के बैंक्स होते हैं जो अनऑथराइज्ड लोकेशंस पर भी आपको लोन मुहैया करवा दी जाती है। और मैंने आप लोगों को बोला है, जब भी एनबीएफसी कैटेगरीज के अंदर आपको लोन प्रोवाइड करता है आपका प्रॉपर्टी डीलर, तो आपको भी श्योर होना पड़ेगा कि उस लोकेशन पर जब आप लोन ऑप्ट करते हैं इन बैंकिंग नॉन बैंकिंग कंपनीज से, नॉन बैंकिंग कंपनी से, तो डेफिनेटली आपको भी श्योर होना होगा कि वो लोकेशन पर सेफ्टी है या नहीं है। तो ये बैंक्स उतनी वेरिफिकेशंस नहीं करती हैं और आपको लोन आपके बेसिस पर मिलता है, यानी कि आप काम क्या करते हैं, आप कितने सालों से काम कर रहे हैं, आपका इनकम क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस के ऊपर मीन्स वो आपको लोन दे रही है तो वो आपके बारे में ही जानकर लोन प्रोवाइड करती है। मैं इसको ऐसे देख लेता हूँ, एनबीएफसी को अगर हम साधारण भाषा में समझें
कि मान लेता हूँ कि कोई जैसे प्राइवेट जब हमें लोन लेना होता है, उधारी लेनी होती है या फिर हमें सूद पर पैसा लेना होता है, तो हम जाते हैं किसी भी आदमी के पास और उससे लेते हैं, और वो सूद डिसाइड करता है और उसके बेसिस पे हम मंथली ईएमआईज़ उसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और वो हमें एक टेन्योर दे देता है कि इस टेन्योर तक आपको अपने पैसे को देना है। तो एनबीएफसी भी इसी कैटेगरीज पे काम करती हैं, लेकिन वो बड़े प्रारूप पर काम करती हैं। उभर कर काफ़ी सारी कंपनीज आई हैं, कुछ गवर्नमेंट कंपनीज भी आई हैं जैसे कि एलआईसी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एलआईसी जहाँ पर कर रहा है लोन, वहाँ पर सेफ होगी आपकी प्रॉपर्टी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ठीक है। तो जब भी एनबीएफसी अगर आपको लोन प्रोवाइड करता है तो वो आपके बेसिस पर दे रहा है, यानी कि अगर वहाँ पर टूट फूट भी अगर होती है तो उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे उनको अपने पैसे से फ़र्क पड़ता है और उनको अपनी ईएमआई से फ़र्क पड़ता है, या फिर उनको अपने इंटरेस्ट से फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपका जड़ से मकान बन भी जाता है किसी अनऑथराइज लोकेशन पर, और आपने इस विश्वास पर ले लिया था कि वहाँ पे एनबीएफसी बैंक ने आपको लोन दिया है और आपने इन्वेस्टमेंट किया है और आप सेफ हैं, वहाँ पर कुछ नहीं होगा इन फ्यूचर, वो ज़रूर हो सकता है। तो इसके बेसिस पे अगर आप लोन लेते हैं और इसके बेसिस पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं आपको अपनी वेरिफिकेशन करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी वेरिफिकेशन जारी रखें, जो मैंने आपको बताया है कि हर सरकारी विभाग में जाकर अपनी चेन ज़रूर देखें कि किसने सबसे पहले सेल आउट किया, किसके पास ये ऑथराइज था, उसके बाद किसको सेल आउट किया गया, उसके बाद सेल आउट किसको किया गया, अब आपको कौन बेच रहा है, क्या ये सारे चेन सही है या कहीं पे ब्रेक डाउन है, या खसरा नंबर आप ज़रूर देखें। इस सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशंस आपको मैं बता चुका हूँ कि कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। अब रही बात एनबीएफसी से अगर आप लोन लेते हैं तो क्या आप लोगों को डरने की ज़्यादा ज़रूरत है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एनबीएफसी बैंक से अगर आप लोन लेते हैं, अब एनबीएफसी भी देखता है कि वो इंसान मेरा लोन वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, पहला तो ये। दूसरा, वो लोग भी कहीं ना कहीं देखते हैं, बट पूरे तरीके से उस लोकेशन की रिसर्च नहीं करते या डॉक्यूमेंटेशंस नहीं देखते हैं। देखते ज़रूर हैं बट पूरे तरीके से नहीं देखते, बिकॉज उन्होंने पूरे तरीके से आपको और आपकी इनकम को परखा है उस लोकेशन पर, क्योंकि आबादी ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से वो वहाँ पर लोन मुहैया करवाते हैं। और नॉर्मली देखा गया है कि जहाँ पर आबादी ज़्यादा बढ़ जाती है वहाँ पर बुलडोज़र्स बहुत कम चलते हैं, बट अगर चलते हैं बुलडोज़र्स तो उन्हीं कैटेगरीज पे चलते हैं कि अगर किसी सरकारी ज़मीन को किसी ने हथिया लिया है और उस पर प्लॉटिंग हो रही है, या फिर जो ज़मीन पर मकान बनाया गया है उसको एनरोचमेंट करके आप लोगों ने बना लिया है, तो उस कैटेगरीज में भी चलती हैं। अगर आप लोगों ने नक्शा पास नहीं करवाया है तो उस कैटेगरीज में भी चलती हैं। अगर आपने नक्शा पास करवा लिया है बट एक्स्ट्रा कुछ आप लोगों ने फ्लोर बना दिया है या फिर स्लैब्स निकाल दिए हैं तो उस पे भी चलती हैं। तो ये सारी कैटेगरीज होती हैं जिनको आप लोगों को ही कहीं ना कहीं देखना है, ध्यान रखना है। अपने बिल्डर से या अपने प्रॉपर्टी डीलर से ज़रूर डिस्कस करें कि आप लोगों की लोकेशन पास है या नहीं है, नहीं भी अगर है तो नक्शा पास है कि नहीं है, या फिर आप लोगों की जो लोकेशन है वो आबादी क्षेत्र में आ रही है कि नहीं आ रही है, या फिर वो कन्वर्टेड है 143 या 80 आप कह लें, आजकल 80 कहा जाता है। मैं इस चीज़ के ऊपर आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि 80 किस कैटेगरीज में कहा जा रहा है या 143 किस कैटेगरीज में कहा जा रहा है। तो मीन्स आपका लैंड ऑफ यूज़ जो है वो चेंज हुआ है कि नहीं। तो इन सारी कैटेगरीज के ऊपर आप लोग ज़रूर ध्यान दें, बिकॉज एनबीएफसी बैंक अगर आप लोगों को लोन दे रहा है वो आपको देख कर दे रहा है, वो अपना पैसा वापस लेगा, नहीं तो सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर बहुत ज़्यादा हैम्पर होगी। और इन फ्यूचर अगर आपको लोगों को लेना होगा लोन, चाहे आपको अपने घर के लिए लेना हो, कंस्ट्रक्शंस के लिए लेना हो या फिर बिज़नेस के लिए लेना हो, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो इसलिए सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें। जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है वहाँ पर सरकारी बैंक देता है या प्राइवेट बैंक देता है तो आप जा सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन एनबीएफसी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा देता है तो आप सोच समझ कर आगे बढ़ें। इसमें आप भी अपनी तरफ से रिसर्च ज़रूर करें। वहाँ पर आबादी का ज़रूर देखें कि आबादी कितनी ज़्यादा आबादी बढ़ चुकी है और किस किस लोकेशन के अंदर कौन कौन सा खसरा नंबर उस आबादी क्षेत्र के अंदर आता है और कौन कौन सा नहीं आता है।
क्योंकि मैंने आप लोगों को कैटेगराइज करके बताया है कि गाँव के अंदर बहुत तरीके की ज़मीनें होती हैं। उन सारी ज़मीनों पे सरकार का अधिकार होता है। आबादी क्षेत्र में घर बना सकते हैं, बट बाकी क्षेत्रों में आप घर नहीं बना सकते। उसको कमर्शियल यूज़ के लिए रखा जाता है। एग्रो इंडस्ट्री अगर किसी को उत्पन्न करनी होती है तो उसके लिए रखा जाता है। सरकार को अगर अपनी सड़कें निकालनी हैं या फिर स्कूल खोलना है या फिर नर्सिंग होम हाउसेज़ या हॉस्पिटल्स खोलने हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए रखी जाती है। लोगों की भलाई के काम के लिए उन ज़मीनों को रखा जाता है, बट कहीं न कहीं जो कॉलोनाइज़र्स होते हैं आज की डेट में उन पर कब्ज़ा कर लेते हैं। बिकॉज़ सरकार की स्कीम्स ज़रूर आती है, बट वो कई सालों तक स्टार्ट नहीं होती है, वो खाली पड़ी रहती है। और धीरे-धीरे जब आबादी क्षेत्रों में बढ़ती है और उन क्षेत्रों को सरकार से कोई सूद नहीं मिलता, मीन्स सरकार उन ज़मीनों जो खाली पड़ी ज़मीनों पर लंबे समय तक कुछ भी नहीं बनाती, तो धीरे-धीरे एक्वायर की जाती है लैंड या कब्ज़ा किया जाता है लैंड इन प्रॉपर्टी डीलरों के द्वारा और उस पर फिर ज़मीन काटी जाती है, ये दिखाकर कि पड़ोस वाली ज़मीन तक पूरा का पूरा आबादी बढ़ चुका है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर भी बढ़ा सकते हैं। बट जब नींद खुलती है सरकार की 30 सालों के बाद, 40 सालों के बाद, 2-2 पीढ़ी कहीं न कहीं चल चुकी है, आज तीसरी पीढ़ी चल रही है, तो भी जब नींद खुलती है तो नोटिसेस घर पे आ जाते हैं। तब हमें लगता है कि नहीं, मैं तो यहाँ पर 2-2 पीढ़ी और 3-3 पीढ़ी से रह रहा हूँ और मेरा परिवार रह रहा है, कईयों की हमने शादी कर दी, तो ये ज़मीन अब मेरी है। बट ऐसा नहीं है, सरकार अपनी ज़मीन कभी भी ले सकती है, जभी भी उसकी नींद खुलती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किन बैंकों से लोन मिलता है, तो आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो सकते हैं। और किन बैंकों से अगर आपको लोन मिलता है, बट आपको अपनी तरफ से रिसर्च करनी पड़ेगी। अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लोन के ऊपर, क्योंकि लोन कहीं न कहीं जब आप पे करते हैं तो बहुत ज़्यादा पे करते हैं और 20 साल का जो टेन्योर होता है, 25 साल का टेन्योर होता है या 15 साल का टेन्योर होता है, तो कितनी इनकम आप लोगों को देनी पड़ती है बैंक के अंदर, हम इसके ऊपर बात करेंगे और इसको कम कैसे कर सकते हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।